वेलकम बच्चों। सो वेलकम। आई होप कि आपको लास्ट वाला लेक्चर पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सो दिस इज द पार्ट 2, दैट इज एपिसोड 2 ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। तो एपिसोड 2 था कि एपिसोड 3 था, बिकॉज रिमेंबर बच्चों, मैंने एक सबसे जो इंट्रोडक्शन वाला एपिसोड है ना, वो मैंने अभी छोड़ रखा है। वो सबसे पहले आएगा, तो मैंने अभी उसको लिया नहीं है। तो आई होप कि आप लोग उस चीज़ का ध्यान रख रहे हो। और जो सीरीज में बता रहा हूँ, हाँ, ये एक बात होगी कि यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई बहुत बढ़िया आपको बहुत अच्छा कंसेप्ट या बहुत इंपॉर्टेंट या टफ कंसेप्ट पहले किसी एक छोटी एक 40 मिनट के वीडियो में बना दूंगा, बाकी कुछ नहीं पढ़ाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर बाकी के लिए आप इधर उधर पूरा दुनिया सर्च मारते रहोगे, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सीक्वेंस से चलेगा ये पूरा। जो जो सीक्वेंस से आपको पढ़ना चाहिए, उसी सीक्वेंस से यहाँ पे लेक्चर सारे अपलोड होंगे, एकदम सीक्वेंस वाइज विद क्वेश्चन। सबसे खास बात हमारी इस सीरीज की यही है कि दिस विल बी अ प्रैक्टिस ओरिएंटेड बैच। ठीक है बेटा, एक प्रैक्टिस ओरिएंटेड बैच हुआ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी आपको ये चीज समझा दी थी। आई वो फिर से मैं एक बार बता दूं। देखिए, हम जब एक मान लीजिए, मैं अभी लिख देता हूँ, ये हमारा टॉपिक है मास वाला रोग। आज हम लोग मास वाला रोग पढ़ेंगे, ठीक है। पिछली बार हम लोग मासलेस रोग पढ़ा था, आज हम लोग मास वाला रोग पढ़ेंगे, एनएलएम अध्याय 2, ठीक है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारे पास हम कैसे, जैसे कि जो एक जर्नी होती है, जैसे बच्चा जब 11th में आता है, उसको जीरो नॉलेज होती है आईआईटी के फिजिक्स की, आईआईटी के मैथमेटिक्स की, आईआईटी की केमिस्ट्री की जीरो नॉलेज होती है। और ये होता है बेटा 100%। यहाँ बच्चा ये 2 साल की जर्नी में बच्चा यहाँ से जब यहाँ पहुंच जाता है, यहाँ पे उसको कुछ नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आप समझ लीजिए उससे एक नॉर्मल क्वेश्चन भी, एक मे बी एससीवी के कुछ इजी क्वेश्चन होते हैं, वो भी इससे ना लगेगा। और यहाँ पे बच्चा जो हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वेश्चन, एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन करने की कैपेबिलिटी उसके पास यहाँ पे आ जाएगी। तो ये जर्नी है 0 से 100%। यहाँ पे बच्चे की 0% नॉलेज है, यहाँ पे 100% नॉलेज है, ठीक है। 0% तो नहीं होती है, बट स्टिल हम लोग समझने के लिए कंसेप्ट बताते हैं। अब देखिए, होता क्या है, बच्चा कोटा जाता है। कोटा में देखिए कुछ कंपोनेंट वो 100% तक कैसे पहुंचता है। वो 100% तक ऐसे पहुंचता है कि 30 तो नहीं, हाँ 30% जो इसका ये है बेटा, ये आपका बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट सब कुछ मिलता है। 30% कंटेंट होता है, और बाकी जो कंटेंट प्लस टीचर, कंटेंट प्लस मेंटरशिप ऑफ टीचर, कंटेंट प्लस टीचर, कंटेंट में आपका कंसेप्ट आता है, ठीक है। बचा वो 30% की बेटा जो जर्नी होती है ना, जो बचा वो 70% की जो जर्नी होती है, वो 70% बेटा इस तरह से होता है कि ये आप ये कहे किस चीजों से बना होता है। ये होता है कि क्लासरूम एनवायरनमेंट प्लस प्रैक्टिस। तो बेटा ये होती है। अब जब किसी बच्चे ने 30% ये कंटेंट और उसको टीचर वगैरह मिल गया, और उसको 70% क्लासरूम एनवायरनमेंट प्लस प्रैक्टिस भी मिल रहा है, प्रैक्टिस, वो 100% की जर्नी कंप्लीट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना। तो लेकिन ऑनलाइन में मैं एक चीज जानता हूँ कि 70% वाला अप्रोच कहीं पे भी बहुत ही, मुझे नहीं लगता कि बहुत कहीं जगह पे कायदे से है। तो बहुत कम जगह पे है प्रैक्टिस वाला जो अप्रोच है। तो कंटेंट में भी सब लोग दे रहे हैं, बट स्टिल मैं ये नहीं कहूंगा कि वो कोटा लेवल का कंटेंट है, बट फिर भी हम ये कहेंगे कंटेंट सब लोग दे रहे हैं, अच्छा दे रहे हैं। बहुत सारे अच्छे सर हैं, ठीक है, जो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, कंटेंट दे रहे हैं, और टीचर्स भी हैं, ठीक है। बट 70% आप समझिए ना, 70% कितना, इसके डबल का भी ज्यादा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि 70% प्रैक्टिस पे बात आती है। तो इस चैनल पे मैं आपको वही कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। आई होप आप समझ गए हो। और बेटा जहां पढ़ो वहीं पढ़ो। अगर मतलब मेरा कहने का मतलब कि 10 जगह से, मतलब कि मैं एक चीज ही कहना चाहता हूँ कि आपको अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि कभी इधर पढ़ रहे हैं, कभी उधर पढ़ रहे हैं। यदि आप कहीं और पढ़ रहे हैं तो वहीं पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझसे पढ़िए, है ना, या आपको और कोई टीचर है तो मुझसे पढ़िए। बट मेरा कहने का मतलब है कि टाइम शुड नेवर बी, टाइम इज द नंबर 1 रिसोर्स। टाइम इज नंबर 1 रिसोर्स। ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए, ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अच्छा, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एक स्ट्रिंग के बारे में जिसकी मास नहीं होती थी। पर आप क्या जानते हो, वो जो जिस कुएं से जब हम लोग पानी भरते हैं,
तो जो रस्सी होती है वो रस्सी मोटी होती है, उसकी मास होती है। तो वैसी रस्सी की हम बात करते हैं मास वाला, उसी ऊपर हम बोलते हैं मास वाला रस्सी। जब रस्सी का भी भार होता है, जब रस्सी की भी मास होती है, तब हम बोलते हैं मास वाली रस्सी। ठीक है, मास वाला रोप, मास वाला स्ट्रिंग। फिर हम यहाँ पे पता कर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या करना है। चलिए पहले मैं रिकैप ले लेता हूँ। मैं रिकैप, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया, देखिए किसी हो सकता है किसी बच्चों को लास्ट क्लास समझ नहीं आई होगी, पर मैं आपको इसके पॉइंटर्स लिख लेता हूँ। ना समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर उसकी जो मूल मंत्र है जो कि क्वेश्चंस में लगेंगे वो बता देता हूं। टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ massless string। समझ गए? टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ massless string। पॉइंट 1 कि भाई ये अगर एक massless string है, टेंशन है कि massless string है, इसकी मास मान लीजिए 0 है और ये खींची हुई है, ऐसे हमने खींच लिया है, तो इस पॉइंट पे भी T1 होगा, इस पॉइंट पे भी, सॉरी T1 क्या, T ले लो, है ना, T1 ले लो, हर जगह T1 होगा। ये हम पॉइंट 1 था हमारा। पॉइंट 2 हमारा क्या है? व्हाट इज पॉइंट 2? टेंशन इज सेम एट ऑल पॉइंट्स इन अ massless string। व्हाट इज पॉइंट 2? पॉइंट 2 इज दैट, मैंने क्या बताया था, टेंशन वाला, मास वाला, हाँ बहुत नेक्स्ट पॉइंट ये था। इसी डायग्राम में बताता हूं कि जो टेंशन होता है ऑलवेज पुलिंग फोर्स, हमेशा ये खिंचाव हमेशा खिंचाव ही लगाता है। ठीक है, टेंशन ऑलवेज पुलिंग फोर्स, टेंशन ऑलवेज अप्लाइज पुलिंग फोर्स। अप्लाइज लिख दो, यहाँ पे लिख दो, बहुत छोटा है ना तो अपने पास जगह कमी है। टेंशन ऑलवेज अप्लाइज कहने का मतलब इसी स्ट्रिंग में देख लो, इसने यहाँ पे स्ट्रिंग यहाँ पे जिस चीज से बनी हुई है, मान लीजिए कुछ भी है, यहाँ पे मान लीजिए ए पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए बी पॉइंट, तो टेंशन ए पॉइंट को इधर खींच रहा है अपनी तरफ, बी पॉइंट को इधर खींच रहा है, ये बताना चाह रहा था। हो गया, अब मास्टर स्ट्रिंग पे आ जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मास वाला रस्सा नहीं होता, रस्सा, ये रस्सा हुआ बेटा। ठीक है, अब देखिए ये मान लीजिए एक छत है, छत से हमने सेम सिचुएशन लेंगे, सेम बॉल को ऐसे लटकाया, मास कायम है। ठीक है, सेम सिचुएशन लेंगे, कुछ भी बदलाव नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हाँ, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रिकैप मैंने बता दिया आप लोगों को, पिछले क्लास में क्या सीखा था, इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं, उसको ऑब्जेक्टिव समझ लो। ऑब्जेक्टिव है कुछ नहीं, पिछले साल में भी ये सीखा था कि टेंशन क्या सेम है कि नहीं है। पिछले क्लास में 2 मेन बातें सीखी थी कि मास्टर स्ट्रिंग जब होती है, जो खींचने वाली बात बताई थी ना, वो हमेशा खींचती है, वो मास वाली स्ट्रिंग हो चाहे मास्टर स्ट्रिंग हो, दोनों में लगती है। दूसरे में हमने मास्टर स्ट्रिंग के लिए ये जानकारी ली थी कि टेंशन सारे मास्टर स्ट्रिंग के सभी पॉइंट्स पे टेंशन सेम होंगे। तो बस हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में बस, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में बस हम एक चीज, सिर्फ एक चीज जानना चाहते हैं, क्या जब स्ट्रिंग मास वाली होती है, जब मास वाली स्ट्रिंग होती है तो क्या उसके हर पॉइंट में टेंशन सेम होती है कि नहीं। चलिए ठीक है, तो अब हमें पता करना है क्या हर पॉइंट में टेंशन सेम होती है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम 2 पॉइंट ले लेते हैं, वहां पे निकाल लेंगे, 2 पॉइंट ले लेते हैं डिफरेंट, उन दोनों पॉइंट में टेंशन की वैल्यू निकाल लेते हैं और उसके बाद कंपेयर कर लेते हैं, क्या बराबर है तो सेम आ जाएगी, नहीं थोड़ी। तो चलिए पहले हम इस पॉइंट पे लेते हैं, इसको अपन T1 बोलते हैं, T1। ठीक है, अच्छा फिजिक्स में एक बहुत बड़ा रूल है, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, T1 है, कैसे इसको यहां निकाल लेते हैं, आओ और उसको यहां निकाल लें। इस बॉल, सिस्टम क्या है, मैं सिस्टम ले रहा हूं बॉल को, सिस्टम में मेरा बॉल, बी इज माई सिस्टम। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस क्या होंगे, बी के अंदर जो फोर्सेस है, जैसे इस बॉल के अंदर जो कुछ पार्टिकल्स होंगे, उन दोनों के बीच
कुछ पार्टिकल से, इन लोग में आपस में कुछ फोर्सेस ऐसे, ये पार्टिकल इस पार्टिकल से फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इस कुछ फोर्स, ये सब इंटरनल फोर्सेस में आ गए, है ना। टेंशन ने जो T1 जो टेंशन ने ऊपर फोर्स लगाया है, और mg ने तो आपको पता है अर्थ लगा रही है, mg तो बाहर, अर्थ तो बाहर है ना, इसके अंदर थोड़ी बैठी हुई है, अर्थ तो बाहर है, वो तो जमीन पे है, वो फोर्स लगा रही है, नीचे से लगा रही है mg वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और ये जो टेंशन ने स्ट्रिंग में, हमारी मास वाली जो स्ट्रिंग है उसने बॉल पे जो टेंशन ऊपर लगाया हुआ है वो एक्सटर्नल फोर्स है, वो इस बॉल के अंदर की फोर्स तो है नहीं। देखो इंटरनल, जब भी मैंने रियलाइज किया है कहीं पे भी, कोचिंग में भी, क्लासेस में भी, बच्चों को क्वेश्चंस तो ठीक है, चलो क्वेश्चंस की बात अलग है, बट कंसेप्ट में ही प्रॉब्लम हो जाती है। वो लोग ये नहीं समझ पाते कि इंटरनल फोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है। उनको पता होता है बाय डेफिनेशन, बट देन दे आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसको ले, क्या इंटरनल फोर्स, मतलब आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, समझ रहे, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते क्वेश्चन में। अब यहाँ पे तुम्हें आइडेंटिफाई करना है, तुमको ये चीज समझना है कि इंटरनल फोर्स, जब हमने बॉल को सिस्टम लिया है तो बॉल के अंदर लगने वाले फोर्स हमने बोला सिस्टम बी है। अब बी के साथ बी प्लस ए होता अगर, है ना, तो इन दोनों के आपस के बीच का फोर्स वो हो जाता है इंटरनल। पर भाई यहाँ पे क्योंकि बॉल ही एक सिस्टम है, तो बॉल के अंदर वाले फोर्स इंटरनल हो जाएंगे, बॉल पे जो ऊपर लगते हैं वो एक्सटर्नल हो जाएंगे। तो यहाँ पे mg नीचे, T1 ऊपर, T1 इक्वल टू mg कर देंगे चुपचाप, क्योंकि बॉल रुकी हुई है, T1 इक्वल टू mg, यहाँ से हमें T1 की वैल्यू आ जाएगी। अब हम T2, ठीक है, T1 की वैल्यू यहाँ से हमने टिक कर ली। अब यहाँ की वैल्यू, हम यहाँ का टेंशन मान लेते हैं T2 मान ले, ये वाला टेंशन मान लेते हैं T2। जो T2 क्या है, जो फोर्स इसने स्ट्रिंग, इसने जो इस पे लगाई है। अच्छा एक चीज तुमको समझा देते हैं पहले, यहां पे तुम जानते हो T2 क्या है, T2 फोर्स है जो इसने इस छत पे लगाई है। T2 फोर्स कहां लगाई है, अपनी तरफ, नीचे की तरफ लगाई है, क्योंकि आपको पता है वो अपने अंदर की तरफ खींचता है, स्ट्रिंग हमेशा अपने अंदर की तरफ ले लेता है। इस एंड पे लगा होगा, इस एंड पे लगा होगा। ये फिर से बता दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आपको फिर से ये चीज बताऊंगा अपनी तसल्ली के लिए। Since this point is very important, I will try to explain this concept once more. तो मान लीजिए ये स्ट्रिंग है, मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक पे लगा दी, इस ब्लॉक पे लगा दी, ठीक, और ये ब्लॉक आपस में, ये दोनों ब्लॉक की, एक ब्लॉक की v1 वेलोसिटी इधर है, एक इधर की v2 वेलोसिटी, दोनों ओ सॉरी v1 v2 नहीं, सेम ही होनी चाहिए, चलो उससे फर्क नहीं पड़ता है, वेलोसिटी की बात नहीं करते हैं अपन, कंसेप्ट दूसरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो ठीक है, फिर से देखते हैं। पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को हम अगर स्ट्रेच कर रहे हैं इस तरह से, मान लीजिए स्ट्रिंग को इस तरह से हम स्ट्रेच कर रहे हैं, तो क्या होगा, तो मैं ये बस बताना चाह रहा हूं कि ये वाला जो एंड है, इस एंड को एक नाम लेते हैं, इस एंड को ए नाम देते हैं, इस एंड को नो एक और चीज बताऊंगा, ये स्ट्रिंग है, इस एंड को E1 नाम देंगे, इसको E2। अब बढ़िया लग रहा है। E1 क्या है, एंड पॉइंट 1, E2 क्या है, समझो बेटा ध्यान से, एंड पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2, ठीक है। अब देखो E1 में क्या हो रहा है, तो जब भी हम E1 और E2 को पकड़ के खींचते हैं ना, तो E1 क्या करती है, E2 की तरफ फोर्स लगा देती है, टेंशन प्रोड्यूस कर देती है। T1 मान लो, E1 जो है E2 की तरफ T1 प्रोड्यूस कर देती है, और E2 क्या है, E1 की तरफ T2 प्रोड्यूस कर देती है। समझिए बेटा, तो इतना सा था काम हमारा। तो अब यही सेम कंसेप्ट इस वाले सवाल पे लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब मैं तुमको क्या बता रहा था, ये चीज समझ ली, इसको नोट कर लो अपनी कॉपी में। फिर कॉपी और पेन हमेशा आपके पास रहना चाहिए, ताकि जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आप नोट करते रहिए। बोर्ड हमारा छोटा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फिर भी कॉपी वाप लिख सकते हो, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, चलिए ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे, ये हमारी छत है ना, ये छत है, ये मास वाली रोप नीचे ऐसे लटकी हुई है, ठीक है, mg मास से, इस पे फोर्स, इसका मास m है, इस पे फोर्स mg नीचे लग रही है, ये मास वाली रोप है। अब मेरे को ये बताओ, ये इसका E1 मान लेते हैं
हमने उल्टा मान लिया, ये इवन है, नीचे वाला इवन है और ये E2 है। तो E2 पे क्या हुआ होगा? E2 पे स्ट्रिंग ने ध्यान से सुनो मेरी बात, E2 पर लिख दो क्या? E2 पर स्ट्रिंग ने T2 E1 की तरफ लगाया होगा। बाकी समझ लो ना, की तरफ लगाया होगा, लिख लो। E2 पर स्ट्रिंग ने T2, E2 पर स्ट्रिंग ने E2 पर नहीं, मतलब E2 एट E2 पर, मतलब E2 के ऊपर नहीं, E2 मतलब कहने का मतलब था कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एट E2 स्ट्रिंग ने T2 पर, स्ट्रिंग ने T2 E1 की तरफ लगाया होगा। नहीं जम पाया मामला, क्या समझ पा रहे हो? क्या कंफ्यूज कर दिया क्या मैंने आपको? चलो ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं। चलो मैं सोचा कि आपके लिए एक छोटा सा रूल बना देता हूँ, एक डायलॉग जैसा, शायद आप लोगों को याद रह जाता, पर मुझे लग रहा है वो ज्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अरे समझने की कोशिश किया, उसमें समझाने की कोई ज्यादा बात ही नहीं है, बस बताना ये चाह रहा हूँ। बस आप मेरे को, अच्छा चलो ठीक है, अब मैं कुछ नहीं बोल रहा, आप बोलो। मेरे को ये बताओ, इस स्ट्रिंग ने इस सीलिंग के ऊपर, छत है ना, ये जो छत है, जो हॉरिजॉन्टल वाली छत है, इस पे कौन सा फोर्स लगाया हो, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा? बताओ, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा? अच्छा, एक तरह से आप बोल सकते हो। अब मुझे दिमाग में आया, हम एक चीज जानते हैं कि स्ट्रिंग धक्का नहीं देता है, सिर्फ खींचता है। तो अगर स्ट्रिंग को इसको खींचना होगा तो कैसे खींचेगा? अगर ये मान लीजिए स्ट्रिंग सीलिंग के ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा, इस तरह अगर मान लीजिए फोर्स लगाएगा, तो इसका क्या मतलब है? वो धक्का दे रहा है, पर वो धक्का नहीं दे सकता ना, इसलिए फोर्स हमेशा वो नीचे की तरफ लगाएगा, जो कि हम कहलाते हैं T2। और यहां पे बताइए, इस बॉल पे भी स्ट्रिंग, हमें डाउट यही होती है कि जब स्ट्रिंग पे वो हम लोग वो दो बॉडीज लगा देते हैं, तो हमें पता नहीं चलता कि इस तरफ स्ट्रिंग बॉडी पे इस तरफ फोर्स लगा रही है, इस तरफ फोर्स लगा रही है, या बॉडी स्ट्रिंग पे इस तरफ फोर्स लगा रही है। तो हमने क्या काम किया? हमने कहा कि हमसे स्ट्रिंग बॉडी पे क्या फोर्स लगा रही है, स्ट्रिंग जो दोनों एंड पे बॉडीज होती है उस पे क्या फोर्स लगा रही है, किस डायरेक्शन में लगा रही है, ये पता कर लेंगे। उसके बाद बॉडी स्ट्रिंग पे क्या फोर्स लगा रही है, वो उसका अपोजिट हो जाएगा। बस आप बात समझ गए हो? अब जैसे तुम हमसे पूछो, सर बॉब ने, ध्यान से समझो, सर इस बॉब ने स्ट्रिंग के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया? तो मैं कहूंगा, बेटा बॉब ने, क्या तुम पूछो, ये तुमने मुझसे क्या पूछ लिया, बॉब ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया? हमने तो इस तरह से पढ़ा ही नहीं, हमारे सर ने तो इस तरह से कुछ पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। पर हमारे सर ने क्या पढ़ा है? स्ट्रिंग ने बॉब में किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया ये बताया। स्ट्रिंग कहां पे फोर्स लगाती है हम जानते हैं, तो हम जानते हैं कि स्ट्रिंग ने, देखो ध्यान से सुनो, क्वेश्चन क्या है मेरा, स्ट्रिंग ने बॉब पर, ओ सॉरी, इसको मैं इरेज कर देता हूं। बॉब ने स्ट्रिंग पर किस डायरेक्शन में फोर्स, बॉब ने स्ट्रिंग पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? हमको ये बताओ, डायरेक्शन बताओ सिर्फ। बॉब ने स्ट्रिंग के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया? तो हम कहेंगे, जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता, आई डू नॉट नो, मुझे डायरेक्शन नहीं पता, बट आई नो कि हम स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगता है उसका डायरेक्शन हम नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे, पर उसका तरीका क्या है? जब भी हमसे कोई स्ट्रिंग के ऊपर है, बॉब ने स्ट्रिंग पर, यानी कि बॉब ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया, यानी कि ये क्वेश्चन में बात हो रही है स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया। तो स्ट्रिंग के ऊपर जो फोर्स लगता है उसके बारे में हमें जानकारी डायरेक्ट नहीं निकाल पाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, हम उल्टा चलते हैं। क्या करते हैं बेटा, हम लोग उल्टा चलते हैं। उल्टा चलने में क्या होता है, बेटा उल्टा चलने में क्या होता है मेरे को बताओ। बेटा उल्टा चलने में कुछ नहीं होता, उल्टा चलने में ऐसा होता है
कि हम लोग कहते हैं कि जब हमसे पूछता है स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगा, हम लोग कहते हैं ठीक है रुक जाओ, स्ट्रिंग ने उसके उस जिस बॉडी का पूछ रहे हो ये बताओ स्ट्रिंग ने उसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, वो हमें पता है। स्ट्रिंग इसके ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी, तो हमको ये पता करने के लिए हम ये सोचेंगे कि स्ट्रिंग धक्का तो मार नहीं सकती है। अगर स्ट्रिंग धक्का मारती तो ऐसे कर नीचे लगा देती, स्ट्रिंग खींचती है यानी कि ऊपर लगाती है टेंशन, और इस टेंशन की वैल्यू हमें पता है T इक्वल, क्योंकि हम बॉब को अगर हम सिस्टम मान लें तो T इक्वल टू mg आ जाएगा, ये हम लोग जानते ही हैं। इसका मतलब स्ट्रिंग ने बॉब के ऊपर टेंशन ऊपर की तरफ लगाई है, इसका मतलब न्यूटन के थर्ड लॉ से हमको ये पता चल जाएगी बॉब ने स्ट्रिंग के ऊपर भी T लगाई है बट नीचे की तरफ। तो हमारा आंसर है, इसका आंसर क्या होगा mg डाउनवर्ड्स। ठीक बच्चा, ये हो गया, ये चीज समझ गए। उसी तरह सीलिंग, अब हम तुमसे चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं, ये बताओ सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगाया है। ठीक है, सीलिंग ने फोर्स की वैल्यू नहीं पूछ रहे हैं, हम सिर्फ डायरेक्शन पूछ रहे हैं। सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया है, तो हमने कहा भाई सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर की बात हो रही है, तो हमने कहा स्ट्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगाता है वो ये हमें नहीं पता, पर हम ये जरूर बता सकते हैं कि स्ट्रिंग किसी बॉडी पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। तो हमने कहा अच्छा सीलिंग की बात हो रही है, सीलिंग ने क्या लगाया ये पूछा, चलो ठीक है, हम पहले जो लगाया है हम जो ज्यादा मतलब जो लगा रहा है उसकी बात करें, हम उसको उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं अच्छा ठीक है स्ट्रिंग पे ही क्या लग गया यही निकाल लेते हैं। ओ सॉरी, हमने कहा कि सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया, डायग्राम से बताया तो अच्छा लगेगा। स्ट्रिंग पूछता है सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगाया, सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगाया, सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या फोर्स लगाया, ये पूछता है क्वेश्चन मार्क। तो हम कहते हैं ठीक है, हमें ये नहीं पता सीलिंग ने स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगाया, हम बस ये जानते हैं स्ट्रिंग सीलिंग, हम उल्टा चलते हैं, हम कहते हैं अच्छा ये पता करते हैं स्ट्रिंग ने सीलिंग के ऊपर किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया। तो हम देखते हैं डायग्राम में स्ट्रिंग ने सीलिंग के ऊपर किस डायरेक्शन में लगाया होगा। भाई हमको ये पता है कि स्ट्रिंग